नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं अंकित श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद फन में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, और आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स, केमिकल बॉन्ड के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके स्टेबिलिटी और उसके रिएक्टिविटी सबको जस्टिफाई करते हैं, सबको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चलो बिना लेट किए हुए फटाक से शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स। अब बच्चा बोलेगा कि सर व्हाट इज दिस बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है बाबू, ओके। तो याद रखना कि सच कैरेक्टरिस्टिक्स विच एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल बॉन्ड, इसी को हम लोग नाम देते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स, आर टर्म्ड एज बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या होते हैं भैया ये बॉन्ड पैरामीटर्स? तो देखो, जैसे अगर हम पैरामीटर टर्म का मतलब तुमको समझाए तो ऐसा कुछ भी जो तुम्हारे बारे में बताता हो। जैसे मान लो तुम नए नए क्लास में गए, नए क्लास में जाते हो तो नई नई कॉपीज बुक्स लेते हो, उसको कवर करते हो, उसके ऊपर एक स्टिकर लगाते हो। तो स्टिकर पे क्या लिखा होता है कि तुम किस क्लास के स्टूडेंट हो, तुम्हारा सेक्शन क्या है, तुम्हारा रोल नंबर क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ताकि अगर वो कॉपी कहीं खो जाए या वो बुक कहीं खो जाए तो उसे लोग तुम तक पहुंचा दे कि हाँ भाई ये इस क्लास के बच्चे का कॉपी है, वो इस सेक्शन में पढ़ता है, उसका नाम ये है, रोल नंबर इतना है, वो तुम तक कॉपी आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो तुम टर्म अपने बारे में वहाँ जो तुम लिखे हो, मेंशन किए हो, वो एक तरह का पैरामीटर का काम करेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस केमिकल बॉन्ड के जो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बॉन्ड पैरामीटर कहते हैं। अब देखो, बॉन्ड पैरामीटर में हम लोगों को कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म्स पढ़ना है। तो जैसे सबसे पहला टर्म जो तुमको पढ़ना है वो है बॉन्ड रेडियस। जब बॉन्ड रेडियस पढ़ लोगे तो फिर हम तुमको पढ़ाएंगे बॉन्ड लेंथ। इसके बाद फिर जो अगला तुमको पढ़ने को मिलेगा वो है बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद तुम पढ़ोगे बॉन्ड इंथैल्पी, और बॉन्ड इंथैल्पी के बाद तुम पढ़ोगे बॉन्ड एनर्जी। सॉरी, बॉन्ड इंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी तो एक ही चीज होता है। ये जो तुम्हारा अगला है वो है बॉन्ड एंगल। इतने टर्म्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतने सारे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये बॉन्ड रेडियस क्या होता है। देखो बच्चों, तुम लोगों को ये तो पता है कि जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, ओवरलैप भी हो सकता है। ठीक है, तो जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके न्यूक्लियस भी करीब करीब आते हैं, और एक फिक्स डिस्टेंस पे ये दोनों न्यूक्लियस बंध जाते हैं। ठीक है, तो किसी एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम बॉन्ड रेडियस कहते हैं। और इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस है उसको बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई हमसे पूछे कि सर व्हाट इज बॉन्ड रेडियस, व्हाट इज बॉन्ड रेडियस, तो याद रखना कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस, यही है आपका बॉन्ड रेडियस। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ कहने का मतलब क्या होता है बाबू, अभी बताए हम कि दो एटम्स एक दूसरे के करीब आकर के बंध गए हैं। तो ये मान लो कि एटम ए है, ये एटम बी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा रेडियस ऑफ ए, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा रेडियस ऑफ बी। तो द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। ठीक है बच्चों,
चलो इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं और भी कुछ कुछ टर्म्स के बारे में। आज का ये टॉपिक बहुत छोटा सा होने वाला है क्योंकि बस हम लोग बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम आपको रेजोनेंस और डाइपोल मोमेंट की ओर लेकर के चलेंगे। ये देखो, अब हम बात करते हैं कि सर बॉन्ड लेंथ क्या होता है। तो बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन क्या लिखोगे? बॉन्ड लेंथ है तुम्हारा द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। न्यूक्लियाई ऑफ टू bonded atoms in a molecule. In a molecule. किसी मॉलिक्यूल में दो बंधे हुए एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है, this one from here to here, this is known as bond length. ठीक है भाई। इसके बाद फिर है आपका अगला टॉपिक है वो बॉन्ड ऑर्डर है। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? तो किसी भी मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उस नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ बिटवीन टू एटम्स कर देना यहां, बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी दो एटम के बीच में किसी मॉलिक्यूल में जितने भी केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर है बाबू, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ छोटा है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो आओ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास H2 है, हाइड्रोजन है, तो तुम पहले पढ़े हुए हो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो 1 होगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर O2 है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, बाकी लोन पेयर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा। और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे बाकी लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 होगा। अब ये चीज आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है, डबल उससे छोटा होता है, ट्रिपल उससे भी छोटा होता है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड, जब ये बॉन्ड लेंथ है सिंगल, ये सबसे लंबा है और ट्रिपल वाला सबसे छोटा है, तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है उसका बॉन्ड ऑर्डर कम है। देखो, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, उसका बॉन्ड छोटा है, बॉन्ड लेंथ छोटा है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। और अगर कोई हमसे पूछेगा कि तीनों में मोस्ट स्टेबल कौन है, तो N2 है, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ज़्यादा है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर कि किसी भी मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में जितने केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं हम उसी को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। क्लियर है ये? चलो इसके आगे देखो। अब मान लो हम अगला बात करते हैं बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड इंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं
डेल्टा ए एच माइनस। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करोगे भैया? सुनो, किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी मॉलिक्यूल को अगर उसकी क्वांटिटी अगर 1 मोल है तो किसी भी 1 मोल मॉलिक्यूल के एटम्स को गैसियस फेज में, मतलब मॉलिक्यूल्स से एटम्स में चेंज करना है आपको। तो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम गैसियस फेज में 1 मोल से 1 मोल पार्टिकुलर एटम्स में चेंज करते हैं तो वहाँ जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि उस मॉलिक्यूल को वापस से एटॉमिक स्टेट में लाया जा सके गैसियस फेज में, तो वहाँ जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। इसको कैसे डिफाइन करोगे? याद रखना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert 1 mole of a molecule into atoms in gaseous state is known as bond enthalpy, या फिर हम इसी को नाम देते हैं बॉन्ड एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल को अगर चाहते हैं कि हम गैसियस फेज में उसके एटम्स में चेंज कर दें तो यहाँ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा बच्चों वो कहलाएगा आपका बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, और ये चीज़ याद रखना कि ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है, ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा, बॉन्ड की संख्या कम है, बॉन्ड ऑर्डर कम है तो एंथैल्पी कम लगेगा। जैसे आओ इसका एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास हाइड्रोजन एटम है, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2 गैस। हम चाहते हैं कि H2 गैस को हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस में चेंज कर दें। तो भैया ये गैस ये मॉलिक्यूल से एटॉमिक फेज में तब जाएगा जब तुम इसको एनर्जी दोगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डेल्टा ए एच माइनस, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 435.8 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर 1 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स में चेंज करना है, मॉलिक्यूल से एटम्स में चेंज करना है तो इतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इतना एनर्जी मिलेगा तो ये वापस से अपने एटॉमिक स्टेट में चेंज हो जाएगा। चूंकि यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसीलिए ये वैल्यू थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। वही अगर मान लो तुम्हारे पास O2 गैस होता ऑक्सीजन, तो ये चेंज होता ऑक्सीजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है लगभग 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन है तब, क्योंकि तुम जानते हो कि ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और अगर यही तुम्हारा नाइट्रोजन होता बच्चों, N2 गैस से नाइट्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस में अगर चेंज करते तो यहाँ चूंकि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ का डेल्टा एच ए माइनस जो लगभग वो 945 या 946 के आसपास ये वैल्यू होता है, अप्रॉक्सीमेटली 948 लिख दो, 948 किलो जूल पर मोल अप्रॉक्सीमेट की हम बात कर रहे हैं, उसी के आसपास होता है। तो देखो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रांग होता जा रहा है। सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, डबल की तुलना में ट्रिपल ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट एटम से बना हुआ है आपका HCl। देखो हम इसको मिटा रहे हैं, अब मान लो कि तुम्हारे पास हाइड्रोक्लोरिक गैस है HCl। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास HCl गैस है तो ये कैसे टूटेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, तो अगर इसका हम बॉन्ड इंथैल्पी की बात करें तो इसका जो वैल्यू होगा
ये हो जाएगा लगभग 431 किलो जूल पर मोल, 431 किलो जूल पर मोल। अब देखो बच्चों, मान लो कि तुम्हारे पास H2O है, पानी का मॉलिक्यूल है, तो पानी कभी भी एक बार में पूरी तरह से नहीं टूटता है। तो H2O गैस जो है ये टूटेगा हाइड्रोजन गैस प्लस OH गैस, ठीक है। फिर अगले स्टेप में OH गैस जो है वो टूटेगा हाइड्रोजन गैस प्लस O गैस। तो इस केस में दो दो बार बॉन्ड इंथैल्पी लिया जाता है, एक बार होता है 502 और एक बार होता है 427। देखो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका जो वैल्यू है ये है तुम्हारा 502 किलो जूल पर मोल, और इसका जो डेल्टा H माइनस है ये है 427 किलो जूल पर मोल। ये दोनों स्टेप का अलग अलग वैल्यू होता है। चूंकि मॉलिक्यूल एक ही है तो हम इस केस में यहाँ निकालते हैं एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी, और इसको निकालने का तरीका है इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। 502 प्लस 427 डिवाइड बाई 2 ये हो जाता है 929, और बट्टा में 2 लगभग कट के आ जाएगा, 2 चौके 8, 1 12, 2 छक 12.5, 464.5 किलो जूल पर मोल। तो ये जो आप डेटा देख रहे हो ये डेटा ये है आपका बॉन्ड इंथैल्पी। और बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन है कि बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बॉन्ड इंथैल्पी भी बढ़ता जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये कुछ कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स थे। और एक और आपका पैरामीटर होता है जिसको कि हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। आप इसको जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद हम बॉन्ड एंगल आपको बता देते हैं। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं। देखो भैया, अगला बात हम कर लेते हैं बॉन्ड एंगल की। देखो क्या होता है तुम्हारा ये बॉन्ड एंगल, याद रखिएगा। बॉन्ड एंगल को हम डिफाइन करते हैं कि द एंगल बिटवीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, द एंगल बिटवीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वैसे ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन किए हुए हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम is known as बॉन्ड एंगल। अब बच्चा बोलेगा कि सर सेंट्रल एटम क्या है और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये कार्बन है और इससे 4 हाइड्रोजन ऐसे टेट्राहेड्रल शेप में जुड़े हुए हैं इस टाइप से, तो ये सेंट्रल एटम हो गया और ये सब के सब बॉन्डिंग एटम्स हैं जो आकर के बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल देख रहे हो ये वाला बॉन्ड एंगल ये होता है 109.5 डिग्रीज का, और इस ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं टेट्राहेड्रल। आगे चल के जब हम आपको VSEPR पढ़ाएंगे ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उस समय आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे शेप प्रिडिक्शन होता है, कैसे हम एंगल लिखते हैं, वो सब आपको उस समय डिस्कस करेंगे। अभी बस जान लो कि बॉन्ड एंगल है क्या। तो भैया ये एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे मान लो कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कार्बन हाइड्रोजन के आपस में ओवरलैप हो रहे होंगे, इधर भी ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये दोनों बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने कितने डिग्री पे ऐसे फैले हुए हैं, दूसरे से दूर दूर पे प्रेजेंट है, उसको बॉन्ड एंगल कहते हैं। अब मान लो कि तुम्हारे पास अमोनिया है, तुम्हारे पास अमोनिया है, तो अमोनिया का केमिकल फार्मूला NH3 होता है। उसका शेप कुछ ऐसे निकल के आएगा, ऊपर लोन पेयर, इधर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर ऊपर में हाइड्रोजन जो था वो बॉन्डेड था, ठीक है, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ और यहाँ के बीच में रिपल्सन हो रहा है,
उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लेकिन यहाँ पे तो लोन पेयर प्रेजेंट है ना, ये तो किसी से बंधा हुआ नहीं है, ये बंधा हुआ नहीं है तो ये ऐसे फैलेगा और ये फैलेगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ जो बॉन्ड बना है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे भी निगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपल्सन यहाँ भी हो रहा है, रिपल्सन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये ज़्यादा रिपेल करेगा, और इस केस में ये बॉन्ड एंगल घट के हो जाएगा 107 डिग्री। तो अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है बच्चों वो 107 डिग्री का होता है। उसी प्रकार से मान लो हम आपको बोले H2O, तो इसका शेप कुछ ऐसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है। अब देखो, जब एक पेयर प्रेजेंट था तो बॉन्ड एंगल को लगभग 2.5 डिग्री से कम कर दिया था, इस बार तो दो पेयर से और घट जाएगा, और इस वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है ये आ जाता है 104.5 डिग्रीज पे। समझे बात को? और बच्चों एक चीज याद रखना, यहाँ पे नोट में लिखवा दे रहे हैं, नोट में कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डिंग एटम इज greater than the central atom, bond angle decreases। बॉन्ड एंगल और भी ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये सेंट्रल एटम है, ये बॉन्डिंग एटम्स है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन की तुलना में। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा एटम आ गया जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस हाइड्रोजन से ज़्यादा, इस ऑक्सीजन से ज़्यादा है, सेंट्रल एटम से ज़्यादा है, तो बॉन्ड एंगल और भी घट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं OF2 मॉलिक्यूल की। ये ऑक्सीजन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। लेकिन बच्चों फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड एंगल घट के आ जाता है 103.2 डिग्री पे। समझे? 103.2 डिग्री पे आ जाता है। यही देखो, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल अभी देख रहे हो तुम, नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल, यहाँ पे अमोनिया का बॉन्ड एंगल जो है 107 डिग्री का है, NH बॉन्ड का। लेकिन अगर यहाँ पर हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर इसे ही इस टाइप से कुछ आ गया कि यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इस टाइप से अगर आ गया तो भाई फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, तो ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का था, ये घट के 102 डिग्री पे आ जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बॉन्डिंग एटम्स अगर सेंट्रल एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बॉन्ड एंगल और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? चलो और भी कुछ बातें हम कर लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें तुमसे, अगर हम तुमसे बात करें किसकी बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास है बोरोन ट्राईफ्लोराइड, बोरोन ट्राईक्लोराइड, बोरोन ट्राईब्रोमाइड और बोरोन ट्राईआयोडाइड। ठीक है, तो जब तुमको हम VSEPR पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि इसका जो शेप होता है इन सभी का वो कुछ ऐसा होता है। मतलब यहाँ बोरोन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, ये बोरोन है, यहाँ क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, ये बोरोन है, यहाँ ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन, और ये बोरोन से यहाँ आयोडीन, इधर आयोडीन और इधर आयोडीन, इस टाइप से जुड़ा हुआ है। और इस शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इस शेप को क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों वो 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तुम देखो, तुम यहाँ पर H2O देखा या फिर OF2 देखा, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के चेंज होने से बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ बोरोन के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है और तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका है। तो अगर सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हम देखते हैं कि वो सेम एंगल शो करता है। तो याद रखना कि बॉन्ड एंगल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बॉन्ड एंगल ऑफ BF3 विल बी इक्वल टू BCl3 विल बी इक्वल टू BBr3 विल बी इक्वल टू BI3।
ये चीज याद रखना। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चेंज होने से बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा, ये सब के सब आइसोहेड्रल है, इक्वल बॉन्ड एंगल वाले हैं, सेम ज्योमेट्री वाले हैं, सब कुछ सेम सेम है। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स को डिस्कस किए, और इसके आगे अगर जब हम लोग आएंगे तो इसके बाद आपके लिए लेके आएंगे हाइब्रिडाइजेशन या फिर उसका अगला टॉपिक रेजोनेंस वगैरह। ठीक है, अभी डाइपोल मोमेंट भी डिस्कस करना है, बहुत सारा टॉपिक इस चैप्टर में बचा हुआ है। तब तक आप मन लगा के पढ़िए, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।